हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं पीएस सर आप सभी का आरडब्ल्यू फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सेशन 26-27 है उसमें यूपी बोर्ड का फिजिक्स का सिलेबस क्या है ना। बहुत से बच्चे कहते रहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमारे स्कूल वाले सर ने पढ़ा रखा है, क्या ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है भी या नहीं भी है, या कुछ टॉपिक जो डिलीट हो चुके हैं उन टॉपिक्स को भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, है ना। जिनका कोई अब लेना देना ही नहीं है उनको भी जो है बच्चे पढ़ते रहते हैं, जो पुराने टॉपिक्स होते रहते थे। बहुत से बच्चे तो भाई साहब कोविड से पहले वाले जो टॉपिक्स होते थे फिजिक्स में उनको भी ला के पूछते रहते हैं कि सर आपने ये वाला टॉपिक क्लास में क्यों नहीं कराया, ये तो बुक में भी दे रखा है। लेकिन वो एनसीईआरटी वाली बुक नहीं, वो किसी दूसरी रेफरेंस बुक की आप जो है बात कर रहे होते हैं। तो आज की इसी क्लास के अंदर हम पूरा देखने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, बिल्कुल टॉपिक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से हटा दिए गए हैं। तो सारे डाउट्स आपको इस छोटी सी वीडियो से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं पूरा सिलेबस, क्या क्या हमारे सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या क्या हमें पढ़ना है। कुछ बच्चों को ये भी है कि बहुत से बच्चे सीबीएसई वाले भी जुड़े हुए होते हैं हमारी क्लासेस के साथ में, वो भी कहते हैं कि क्या सर सीबीएसई का सिलेबस अलग है या यूपी बोर्ड का अलग है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। आपको सिलेबस को देख के सारी चीजें पता चल जाएंगी बिल्कुल आराम से, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, है ना, कि फिजिक्स के अंदर अगर हम देखें तो जो टोटल हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता है वो हमारे 70 मार्क्स के होता है, ठीक है। 70 मार्क्स होते हैं, यहां से आपको 70 मार्क्स मिलने वाले होते हैं और 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको पासिंग मार्क्स की बात करनी है तो 70 में से इनमें से आपको 23 मार्क्स लेके ही आने हैं, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं होंगे 23 से अगर कम है आपके तो, है ना। तो 70 में से 23 चाहिए और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं हमारे उनमें से आपके 10 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। तो टोटल इन दोनों को मिला के आपको 33 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स होती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया मैंने पहले ही आपको बता दिया है पास होने का क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो भाई टॉपर बनना है, उसी तरीके से पढ़ाई करनी है ना। सब बच्चों को बहुत शानदार तरीके से जो है मार्क्स लेके आने हैं। टारगेट हमारा पूरा, है ना, 70 में से 70 का ही रहने वाला है सभी बच्चों का। तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मिला के हम क्या यूनिट का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। तो इन दोनों चैप्टर से आपके 8 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं, 8 नंबर यहां से इन दोनों से आपको मिल जाएंगे भाई। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां आपका चैप्टर 3 होता है, ये है ना, चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 आपका 7 मार्क्स का मिलने वाला है। तो देख रहे हो पहला और दूसरा चैप्टर खूब बड़े बड़े चैप्टर हैं दोनों, उन दोनों को मिला के 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं और तीसरे चैप्टर से ही, अकेले से चैप्टर से ही 7 नंबर 7 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। तो ये चीजें आपको पूरा अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जिसे आप बोल सकते हो, जिसमें चैप्टर 4 और 5 हमारे आते हैं यहाँ पे, चैप्टर 4 + 5, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां से आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 8 मार्क्स मिलेंगे दोनों को मिलाने के बाद में, ठीक है। चैप्टर 4 और 5 की कहानी हो गई है। फिर आता है हमारा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी चैप्टर 6 और 7 अगर हम मिला दें तो इन दोनों से भी हमारे 8 मार्क्स ही आते हैं। आप देख रहे हो पहला और दूसरे से 8 मार्क्स आ गए, थर्ड वाले अकेले से 7 मार्क्स हैं, 4 और 5 को मिला के 8 मार्क्स आ रहे हैं और 6 और 7 को मिला के हमारे 8 मार्क्स आ रहे हैं। और पार्ट 1 का जो हमारा लास्ट चैप्टर है, पार्ट 1 का जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें से आपके 4 नंबर मिलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उस हिसाब से 4 नंबर अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। बहुत सिंपल सा सरल सा फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर यही होता है। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। टोटल 30 मार्क्स आपको पार्ट 1 में से इस तरीके से मिलने वाले होते हैं। फिर आती है बात भाई पार्ट 2 सेक्शन बी की, क्या बात होती है। तो सेक्शन बी में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। आप देख रहे हो पार्ट 1 के अंदर 8 चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 के अंदर केवल और केवल 6 चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे जो पहली यूनिट होती है वो होती है ऑप्टिक्स, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की कहानी को पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना, ये जो है बड़े चैप्टर्स होते हैं भाई थोड़े से, है ना। और इन दोनों को अगर हम देखें तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 और ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। तो 9 और 10 इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 13 मार्क्स हैं। ध्यान रखो 13 मार्क्स हैं दोनों को मिला के। तो अपने आप में हाई वेटेज है इनका, 13 मार्क्स बहुत हो जाते हैं अपने आप में केवल ऑप्टिक्स को पढ़ने से। हालांकि लेंथी चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। फिर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।
तो ये छोटा ही चैप्टर है और जितना छोटा चैप्टर है उस हिसाब से यहां से 6 मार्क्स मिलना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। छोटे चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ना ज्यादा टफ क्वेश्चंस बनते हैं, ना बहुत ही ज्यादा डेरिवेशंस हैं, है ना। तो उस हिसाब से यहां से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं पार्ट 2 जो होता है वो स्कोरिंग है ना। कम पढ़ने पे ज्यादा मार्क्स अगर मिलते हैं तो वो पार्ट 2 में मिलते हैं, और वो भी आप देख ही सकते हो, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, है ना। ये एटम अलग चैप्टर है, न्यूक्लियाई अलग चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 11 तक की कहानी हमने यहाँ पे पढ़ ली। 11 के बाद हमारा यहाँ लिख देता हूं चैप्टर कौन कौन से आगे हमारे 12 और 13, दोनों चैप्टर को अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों से भी हमारे 8 मार्क्स आते हैं, यानी 4 मार्क्स के दोनों से मिल रहे होंगे, कुछ इस तरीके की कहानी होती है। और सबसे जो लास्ट वाला चैप्टर है, इस पे तो स्टार लगाना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, जिसमें मेनली हमें किसको पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सेमीकंडक्टर अकेले ही चैप्टर से 8 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, केवल एक चैप्टर है जिससे 8 नंबर मिल रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना नीचे वाले जो है बहुत स्कोरिंग है भाई, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा डेरिवेशंस भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड टफ न्यूमेरिकल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे मार्क्स यहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो इन सभी को मिला के 35 मार्क्स यहाँ से मिल रहे होते हैं। तो ये तो हमें पता चला कितने कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, है ना। ये तो हमने ये देखा। अब हम अगर आगे बढ़े तो किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं ना, वो और जल्दी से देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। और ये जो डाउट्स आपके आते रहते हैं कि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है भी या नहीं भी है, तो वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना भाई। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में एक्चुअल में सिलेबस क्या है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, है ना। तो एक एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बोर्ड की ओर से दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों यहाँ पे है हमारे, है ना। चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 दोनों की कहानी हो रही है। तो क्या क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, है ना। और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये बताता है कूलम्ब्स लॉ। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी आपको करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल चार्जेस के लिए होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क वगैरह हम कैसे निकालते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम भी देखो यहाँ पे है, इसके एप्लीकेशन भी है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। जो इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर होता है उसकी वजह से भी, और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से भी आपको डेरिवेशन, ये दो डेरिवेशन तो है ही, प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जो होती है उसकी वजह से हमें निकालना है। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ हमें निकालना होता है। ये सब हम जो है कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर कंप्लीट। फिर आता है हमारा ये चैप्टर 2 की कहानी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, है ना। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, चैप्टर 2 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें निकालना है, डाइपोल है। सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये तो आपको पढ़ने ही है। इसके साथ साथ में चैप्टर 2 में और क्या क्या होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। फ्री चार्जेस क्या क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस क्या क्या होते हैं, है ना, इनसाइड कंडक्टर। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है ना, ये भी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो सेक्शन आपको बना के दूंगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर, वहां पे मैं इसे पूरा और अच्छे से आपको डिटेल में समझा दूंगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। कैपेसिटर्स वगैरह है, पूरी कैपेसिटर की कहानी है कि कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज, पैरेलल, कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, है ना। ये सब हम जो है पढ़ रखे हैं। विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, है ना, इस तरीके से, और विद डाइइलेक्ट्रिक दोनों वाला है, विद वाला भी है और विदाउट वाला भी है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से जो है वीडियो सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के देने वाला हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसके ऊपर एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों चीजों को समझा दूंगा, ओके, और अच्छे से।
चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 2 की कहानी होती है। फिर आता है हमारा चैप्टर 3 जो कि हमारा यूनिट 2 है, और ये जो है 7 मार्क्स का यहां से हमें मिलता है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर है हमारा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, मोबिलिटी, देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन होता है ना। ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस पे अंडरलाइन लगा रहा हूं ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने पढ़े हैं सारे के सारे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कैसे कैसे डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया शेल का, पोटेंशियल डिफरेंस सेल का आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज में अलग से हम पढ़ते थे, पैरेलल में अलग से पढ़ते थे। फिर भाई साहब देखो किरचॉफ लॉ आ गया आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके एप्लीकेशन भी है दो तरीके का जो होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमारा इसमें आता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 3 के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी होती है। चैप्टर 3 ये हो गया। इसके बाद में आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में क्या है, 4, 5 का एक साथ हमने लिया हुआ है। तो 4 में कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले पढ़ना होता है। और ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये तो 10th क्लास में है। 10th में तो पढ़ा ही है आपने, 12th क्लास में भी आपको पढ़ना है बेसिक चीजें इसके बारे में। फिर बायो-सैवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बायो-सैवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके भाई एप्लीकेशन भी है। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर लूप की वजह से बायो-सैवर्ट का जो एप्लीकेशन है वो आना ही चाहिए आपको। एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर लॉ के एप्लीकेशन भी आ जाते हैं ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला जो हमारा होता है, ठीक है। सोलेनॉइड का भी फिर हमारा है, सोलेनॉइड का जो एप्लीकेशन होता है एम्पियर वाला वो भी है। इसके अलावा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे कितना लगता है फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले तो यहां से बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है कंडक्टर्स, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर वगैरह, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है ना। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ हो। एमसीजी वगैरह आ गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसका कन्वर्जन होता है कि एमीटर में कैसे बदल देते हैं और वोल्ट मीटर में हमें कैसे बदलना होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। ये चैप्टर नंबर 4 था। इसके बाद आती है कहानी हमारी चैप्टर नंबर 5 की, 5वां चैप्टर होता है करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वगैरह हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे पूरी इंटेंसिटी वाला जो होता था वो है पूरा का पूरा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वगैरह है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क वाला भी डेरिवेशन हमने करा रखा है, बिल्कुल वैसे ही करते थे जैसे कि हम पहले चैप्टर में निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए। बार मैग्नेटिक एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये मैंने सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया है ना, ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर लास्ट में जो है एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और फिर लास्ट में सोलेनॉइड तो हमने पहले भी पढ़ लिया था वहां पे, तो ये वही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक्स ये है। अब जो चैप्टर 6 आता है हमारा, यूनिट तो 4 है लेकिन अगर चैप्टर वाइज अगर हम देखें यहां पर चैप्टर 6 आ जाता है। फिर हमारा चैप्टर 6 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने है। चैप्टर 5 तक आपको इन सब टॉपिक्स का आइडिया होगा क्योंकि मैंने अभी तक जो एप्लीकेशन पे क्लासेस ले रखे। चैप्टर 5 हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। इसके बाद जो चैप्टर 6 है उसके जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। अब मैं हर एक को तो आपके आगे नहीं बता रहा लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको एक बार रीड जरूर कर लेना है, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। ये चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और ये हैं आपके पास चैप्टर नंबर 7 के। आप चाहो तो इन सबको जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे। ये 6 के हैं और ये 7th वाले चैप्टर के हैं, ठीक है। 5 चैप्टर तक मैंने पूरा एक एक टॉपिक बोल के इसीलिए बताया था क्योंकि वहां तक हम पढ़ चुके थे, आप उन सभी टॉपिक से फेमिलियर थे, है ना। अभी ये टॉपिक्स हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इसमें चैप्टर नंबर ये हमारा 8 बन जाता है। चैप्टर 8 की कहानी है ये, और यहां से 4 मार्क्स मिलते हैं। मैंने बताया ना फिजिक्स का जो सबसे छोटा चैप्टर है वो यही वाला चैप्टर होता है।
बहुत आसान है, बहुत छोटा है, वो ये वाला चैप्टर होता है। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या है ये सब हम जो है पढ़ेंगे वन बाय वन, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये सारी वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां पे 7 वेव्स हमारी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर 2 चैप्टर्स होते हैं, है ना, आपको पता ही है। रे ऑप्टिक्स की कहानी स्टार्ट हो रही है सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिए। जो टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़े, सॉरी 10th क्लास में पढ़े हुए थे, उन्हें मैं बता भी देता हूं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेरिवेशन वगैरह अभी हम करेंगे एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी बढ़ जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हमने 10th में पढ़ा हुआ था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शायद कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, या अब तो हटा रखा है 10th से, है ना। इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये सब अलग है, ये सब बिल्कुल पूरी तरीके से 12th वाले पोर्शन आ जाते हैं। लेंस आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होता है ना, लेंस फॉर्मूले के बारे में आइडिया है, लेकिन यहाँ हम डेरिवेशन वगैरह भी सारी चीजें करते हैं। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में सब सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों का 10th में बहुत अच्छा है ना, वो जो है फायदा उठाएंगे, ऑफकोर्स यहाँ उठाएंगे, और नहीं भी है तो घबराना मत, है ना, बिल्कुल बेसिक से ही मैं ये सारी चीजें कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है, और इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट होगा आपका, कौन सा है, 10 स्टार्ट हो जाएगा ना। रे ऑप्टिक्स 9 था और ये वाला 10 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स में इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट में है, बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि सर पोलराइजेशन टॉपिक में है या नहीं है। ये डाउट इसलिए होता है क्योंकि सीबीएसई में ये नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीबीएसई से हटा रखा है, ध्यान रख लेना, लेकिन यूपी बोर्ड में अभी भी ये है, और हमें ये पढ़ना भी होगा यूपी बोर्ड में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी के सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सीबीएसई में भी हैं और यूपी बोर्ड में भी हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि सीबीएसई वाले में से हटा रखा है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में अभी भी ये टॉपिक बचा हुआ है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद में हमारा फिर डुअल नेचर आ जाएगा, और डुअल नेचर का मतलब है चैप्टर नंबर कौन सा आ गया भाई, अभी हमारा कौन सा था, 10 हो गया था, तो ये हमारा 11 आ जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा, जो कि 6 मार्क्स का आता है। छोटा सा चैप्टर है और 6 नंबर अपने आप में आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा था, मैं बता रहा था ना, स्कोरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मार्क्स बरसते हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए। पार्ट 2 से मार्क्स बरसते हैं। आप वैसे भी देख लो, पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और पार्ट 2 में 6 चैप्टर हैं केवल। और पार्ट 1 में पहले जो 4 चैप्टर हैं वो तो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, लेकिन उतना ज्यादा कंपेयर करें तो पार्ट 2 में उतने नहीं है। रे ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, वो बड़े हैं। अच्छा जी, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, दी ब्रोगली, वेवलेंथ वगैरह। अच्छा, आप ना यहाँ पे मैच करोगे जो केमिस्ट्री में आपने 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, वो टॉपिक अब यहाँ पे आपको मैच करना स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आएगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये आपके चैप्टर नंबर कौन से आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 12 है, और ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा आ जाएगा, 13 वाला हमारा चैप्टर आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें हटाई हुई हैं, बहुत सारी चीजें, पहले कोविड से पहले तो बहुत सारी चीजें होती थी, अब तो बहुत सारा सिलेबस यहाँ से रिड्यूस हो चुका है ना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत ही छोटे चैप्टर बन चुके हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूं, और मार्क्स यहाँ से बरसते हैं अगर कोई बच्चा इन्हें ढंग से कर ले तो, ये समझ लीजिए। ठीक है भाई, 8 नंबर आ रहा है और छोटे छोटे चैप्टर है, कोई ज्यादा नहीं है। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर वाला हमारा है। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर का है। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनर्जी बैंड इन सॉलिड कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक वगैरह, एक्सट्रिंसिक वगैरह, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड भी हमें पढ़ना है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है डायोड एज अ रेक्टिफायर। यहां से तो भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अभी से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये तो 101% जो है क्वेश्चन देता है यूपी बोर्ड हमेशा यहाँ से। तो ये है हमारा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस है हमारा। ठीक है, जो यूपी बोर्ड का है 12th क्लास का, और टॉपिक्स, एक एक टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ था, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उम्मीद है अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लोगे तो आपको डाउट नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में कौन सा है कौन सा नहीं है। और बहुत से बच्चे जो है परेशान होते हैं, है ना, वो भेजते रहते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो, बहुत से स्कूल में पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, वो सिलेबस में है ही नहीं, है ना, उससे फायदा क्या है। वो फिर हमें मैसेज कर करके भेजते रहते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो ये पढ़ा रखा है ना, ये टॉपिक तो हमें पढ़ा दिया, मीटर ब्रिज तो पढ़ा दिया, पोटेंशियोमीटर तो पढ़ा दिया, क्या ये है, आपने तो पढ़ाया नहीं है। अब मेरे भाई है ही नहीं यूपी बोर्ड में, तो कहाँ से पढ़ाएंगे उन्हें, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब आपके सामने सिलेबस है
कौन कौन सा है, टॉपिक्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी है ना। कुछ बच्चों को अगर प्रैक्टिकल वगैरह में भी डाउट हो रहा हो तो वो भी आप देख लेना। प्रैक्टिकल भाई 30 मार्क्स का आता है, पासिंग मार्क्स 10 चाहिए, और ये ड्यूरेशन वगैरह होता है, 4 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है आपका। और ये आप एक बार बस रीड कर लेना, एक बार रीड कर लोगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एवोल्यूशन में कितने मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल एवोल्यूशन में क्या क्या करना होता है, वो सारे आपको पता चल जाएगा। 30 मार्क्स आपको मिलते कैसे हैं, ठीक है। जस्ट रीड अगर आप कर लोगे पूरा का पूरा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले जो चीजें हैं है ना, वो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो यहाँ पे एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई है। जो बहुत से बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, उन्हें अगर यहाँ से देखना है तो वो आप देख सकते हो कि आपको जो है प्रैक्टिकल में किस तरीके से काम करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताना है, वो आप जस्ट रीड करके भी समझ सकते हो। और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि आप जो है एक्सपेरिमेंट कौन कौन से कर सकते हो, प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं। जब आप पढ़ लोगे पूरी फिजिक्स को, प्रैक्टिकल वाली चीजें लास्ट में आती है। इसे मैं डिटेल में तब वीडियो लेके आऊंगा जब आपके प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, है ना। अभी से बताऊंगा तो अभी आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी भी नहीं है, टॉपिक्स भी नहीं पढ़े हैं, बस आपके सामने टॉपिक्स हैं कि हाँ हाँ ये हमारा सिलेबस है ना, ये सारे सिलेबस हैं, ये आपके सामने है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो बस। बाकी प्रैक्टिकल के ऊपर मैं जो है एक और वीडियो लेके आऊंगा जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं, है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं है। और भी अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएंगे कि यहाँ पे डाउट आ रहा है ना, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे डाउट आ रहा है, ये वाला सिलेबस में है भी या नहीं है, इसे और डिटेल में समझा दीजिए। कोई भी डाउट अगर है तो आप बिल्कुल बताएंगे। और भी अगर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो लेके आना चाह रहे हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।